2027 के रण को मजबूत करने के लिए कांग्रेस भी ग्राउंड पर उतर आई है। दरअसल 2024 लोकसभा के चुनाव में मिली कांग्रेस पार्टी को बड़ी ऑक्सीजन के बाद से ही कांग्रेस संगठन भी रिवाइव करने में जुटा है कि कैसे इसे दोहराया जाए, और लगातार उसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है। अखिलेश यादव के फॉर्मूले के आधार पर ही अब कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस की भी ये कोशिश है कि जैसा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया वैसा प्रदर्शन 2027 के विधानसभा चुनाव में भी किया जाए, क्योंकि जो पीडीए का फॉर्मूला जिसको आधार बना के अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं, उसी फॉर्मूले पर अब कांग्रेस भी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? क्या ये अलग चुनाव लड़ने का संकेत है, या फिर कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की तैयारियों को तेज कर रही है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। 24 के बाद 27 का तैयार चुनाव। यूपी में कांग्रेस का पीडीए वाला दाव, संगठन में कांग्रेस का बड़ा बदलाव। 27 में दो लड़कों की एक ही नाव। 27 का रण नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी किसी भी तरह कोई चूक करना चाहती नहीं। इसी दिशा में कांग्रेस सबसे पुराने संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश में लगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी यूपी संगठन को रिवाइव करने के लिए छोटे से छोटे नेता और बड़ों में आलाकमान पूरी शिद्दत के साथ मजबूत करने में संगठन को लगा है। यानी दिल्ली से कांग्रेस यूपी की शक्ति बढ़ाने की कोशिश हो चली है। इसी दिशा में कांग्रेस संगठन में नई जान। यूपी कांग्रेस जिलाध्यक्षों से 4 अप्रैल को मिलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस जिलाध्यक्षों को टिकट सिफारिश का मिलेगा अधिकार। जिला उपाध्यक्षों के बढ़ाए जा सकते हैं अब अधिकार। पार्टी नेतृत्व शक्ति के विकेंद्रीकरण पर कर रहा है विचार। 8 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाले कांग्रेस सम्मेलन में फैसला हो सकता है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत श्री राहुल गांधी जी देश के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों से, संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले 27 मार्च से इस मुलाकात की शुरुआत हुई और 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे, ताकि आगे की जो रणनीति है उस पर विस्तृत चर्चा की जा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी लगातार जो कांग्रेस पार्टी का कैडर है उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें संवाद स्थापित करके कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, राज्यवार हमारे लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, उनसे हमें कैसे निपटना है, जो भी इलेक्शन गोइंग स्टेट है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, इसके लिए वो मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इस तैयारी के साथ कांग्रेस के राहुल गांधी अपने दोस्त के फॉर्मूले यानी कि पीडीए पर भी काम करने में जुटे हैं। दरअसल यूपी से अखिलेश के पीडीए वाले दाव से सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को हुआ था, और यही वजह है कि इसीलिए यूपी में पीडीए की ताकत को भांपते हुए राहुल गांधी ने यूपी कांग्रेस में पीडीए को तरजीह दी है। आखिर पीडीए पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है? अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूला इजाद किया। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन 3 समुदाय पर फोकस करना था मिशन। लोकसभा के चुनाव में यूपी में सपा को फायदा मिला, कांग्रेस को भी इससे यूपी में मदद मिली। कांग्रेस ने भी अपने संगठन में पीडीए को तरजीह दी है। यूपी में 45% पिछड़ा, 21.5% दलित और 20% मुस्लिम हैं। यानी कुल आबादी का लगभग 86.5% पीडीए है। कांग्रेस का भविष्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ऊपर टिका हुआ है। समाजवादी पार्टी उनको ज़्यादा टिकट नहीं देने की घोषणा कर चुकी है। बातचीत जो उनकी हो रही है, नेगोशिएशन हो रहा है, उसमें उनकी बात नहीं बन रही है। अब पीडीए का जो गठबंधन लोकसभा में बना था वो उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में 2027 में ख़त्म हो रहा है, इसलिए उनकी हताशा है। कांग्रेस का कोई उत्तर प्रदेश में भविष्य नहीं है, और उत्तर प्रदेश में वो अपना भविष्य तलाशने के लिए, अपनी जमीन तलाशने के लिए अपना संघर्ष कर रही है। कांग्रेस भी उसी के तहत अपने जिलाध्यक्षों की बैठक बुला रही है और कहीं न कहीं अपने संगठन को नई दिशा और दशा देने के लिए ये तमाम तरह की बैठकें कर रही है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से ऊब चुके हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में त्राही त्राही कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी, तो निश्चित रूप से 2027 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेगी। 27 के रण के लिए पीडीए कितना जरूरी है ये समझा जा सकता है, क्योंकि सपा पीडीए के दाव को देश भर में लाने की कोशिश में जुटी है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने संगठन में बड़े बदलाव के साथ ही पीडीए वाली धमक लाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि 27 का रण बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगा, क्योंकि अब पीडीए का दाव सिर्फ सपा का नहीं बल्कि कांग्रेस का भी हो चला है, और इस दाव में क्या बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। रिपोर्ट न्यूज़ वन इंडिया। तो 24 के बाद अब 27 की तैयारी है। 27 के रण को कैसे जीता जाए, और अखिलेश यादव ने जो सफलता 24 में हासिल की, पीडीए का फॉर्मूला बनाकर उसी रास्ते पे राहुल गांधी भी चलने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है कि कैसे पीडीए को साध के बेहतर प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भी मिला और अब उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश 27 के लिए कांग्रेस की। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर फोकस, क्योंकि जिला अध्यक्षों की जो सूची, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की जो सूची जारी की गई, उसमें 85% पीडीए पर फोकस है। उसी के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कि पार्टी का आगे फोकस पीडीए पर ही रहेगा। अब क्या यह अखिलेश के लिए भी खतरे की घंटी है और बीजेपी के लिए भी क्या बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले अखिलेश ही अभी तक पीडीए पर उनका ही फोकस था, अब राहुल गांधी भी उसी पर फोकस कर रहे हैं। समझेंगे इसे। और इस वक्त हमारे साथ रत्नेश मिश्रा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अनु पासवान अब से कुछ देर में कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का फिलहाल बहुत स्वागत है। और कपिल जी, क्योंकि अब तक तो आप लोगों का फोकस था पूरा 24 में एक अच्छा प्रदर्शन किया पीडीए के सहारे, और अब उसी रास्ते पे जिस पे आप चल रहे हैं, राहुल गांधी भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस भी चल रही है, पीडीए पर ही उनका फोकस है। समाजवादी पार्टी के लिए भी थोड़ा खतरा है क्या इसमें? नहीं, समाजवादी पार्टी इसे खतरा नहीं मानती है, बल्कि एक अच्छी परिपाटी मानती है। क्योंकि देश को अगर वाकई आपको विश्व गुरु बनाना है, तो आपके जो तबके बहुत कमजोर रह गए हैं, उनको आपको नेतृत्व देना पड़ेगा, उनको आपको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि बिना उनके पैर के मजबूत किए हुए देश की प्रगति में उनका योगदान कैसे आप निश्चित कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो इस बात को कहती है कि हम तो पहले ही से इस फार्मूले पे काम कर रहे थे कि समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, और जो अनपावर्ड लोग हैं क्योंकि उनको पावर किया जाए। क्योंकि महात्मा गांधी के उस सपने को भी हम तभी साकार कर सकते हैं कि जब अंतिम व्यक्ति तक उसके चेहरे पर मुस्कान आ सके। और महात्मा गांधी ने अपनी आधी धोती इसीलिए लपेटी थी नीचे से ऊपर तक, उन्होंने सारे वस्त्र त्याग दिए थे कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक जो है वो कपड़े नहीं पहुंचते हैं, खुशहाली नहीं पहुंचती है, तब तक हम अर्धनग्न ही रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी ऐसे महात्मा के पद चिन्हों पे जब से गठित हुई है तब से चल रही है। माननीय श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा इस बात को माना कि जब तक पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और आधी आबादी हमारी माँ बहनों की अगर हम आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, उनके पैरों को मजबूत करने का काम नहीं करेंगे, तो ये देश मजबूत। ठीक है रत्नेश मिश्रा, कांग्रेस अगर ऐसा करते हुए दिखती है तो अच्छी बात है। ठीक है रत्नेश मिश्रा, चूंकि अब तक तो अखिलेश यादव का ही जोर था पीडीए पे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पे, और 24 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। अब राहुल गांधी और कांग्रेस का फोकस भी उसी वर्ग पे है। आपके लिए चुनौती दोहरी होने वाली है? राजेश जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए राजेश जी, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग कुछ भी करें, संगठन का विस्तार करना इनका लोकतांत्रिक देश में अधिकार है, करना भी चाहिए। लेकिन ये लोग अब तक भारत और भारतीयता का इतना विरोध कर चुके हैं कि इनको देश और प्रदेश की जनता ने अब अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की बात हो रही तो राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर भारत की आलोचना करते हैं, भारत की छवि खराब करते हैं, और इनके जो नेता हैं वो देश में भारत को तोड़ने वाले बयान देते हैं, भारत के बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करते हैं। काम करने की जरूरत है कि आप भारत और भारतीयता का अपमान करना बंद करिए, उस दिन आपको जनता स्वीकार करना शुरू कर देगी।
राहुल गांधी जी अपने बचपने से बाहर निकल आएंगे तो उनको देश की जनता स्वीकार करना शुरू कर देगी। और अभी आपने कहा कि 2024 के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा ही प्रदर्शन अगले 2, 4, 5, 10 और लोकसभा चुनाव में करती रहे, 99, 90 लाती रहे, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, विपक्ष में गठबंधन राहुल का जो गांधी जी प्रदर्शन बहुत था अच्छा उसने काम आपको करते हैं। यूपी में तो पानी पिलाई दिया ना, मिलके अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने। देखिए राजेश भाई, पानी पिला दिया कि नहीं पिला दिया, देखिए तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। 2014 में भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी थे, 2024 में भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। हाँ, कोई लेकिन फर्क परिवर्तन नहीं इतना है, हुआ। तब अकेले अपने दम पे थे, अभी थोड़ा सहारा लेना पड़ा। नहीं, सत्ता में है ना, अल्टीमेटली हम सत्ता में, देश की जनता ने हमको लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द नेशन बनाया है। इनका पूरा गठबंधन जितना मिलकर सीटें नहीं ला पाया, उतनी भारतीय जनता पार्टी अकेले लेके आई है। आप इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल की सीट देख लीजिए, उसके बाद फिर आप भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल है क्या कहते हैं एनडीए का, उसकी सीटें देख लीजिए, आपको अंतर पता चल जाएगा। इनकी लगभग 2.5 गुना सीटें अकेले हमारे पास है। जो तीसरा सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी, उसकी सीटें देख लीजिए, इनका लगभग 10 से 15 गुना सीटें हमारे पास है। तो सीटों का अंतर अगर 1%, 2% होता तो मान लेते कि अच्छा प्रदर्शन था। यहाँ तो दुगना और 15 गुना का अंतर है भैया। कपिल श्रीवास्तव, वो लोकसभा चुनाव के अंतर की परिभाषा को भी बदल रहे हैं, लेकिन हम 27 की जो बात कर रहे हैं, आपको लगता है जो आप लोगों ने जो रणनीति 24 में बनाई थी उसी को आगे बढ़ाया जाएगा? लेकिन अभी चूंकि जो आपके सहयोगी हैं वो भी आप ही के रास्ते पे चल रहे हैं, तो मुश्किल उधर ज्यादा बढ़ सकती है, थोड़ी इधर भी है टेंशन? नहीं, देखिए, टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं। हम तो ये कहते हैं कि सभी पार्टियां, जो इस देश की पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, वो अपनी अपनी नीतियों से इस देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। बहुत से दल ऐसे हैं जो स्वार्थ लोलुपता में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, उनकी विचारधाराएं एक जैसी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इस समय वर्तमान समय में, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो और चाहे जनता दल यू हो, दोनों की समान विचारधारा कभी नहीं रही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्ता की लालच में एक दूसरे के साथ बना हुआ, कब एक साथ दूसरे का साथ छोड़ देगा, इसका कोई ठीक नहीं होता है। और ये बात हम बिल्कुल मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी देश की पार्टी है इस समय भी, वर्तमान समय, लेकिन इतनी भी बड़ी अब नहीं रह गई कि वो स्वयं के बल पर कोई सरकार चला ले। तो वो अहंकार जो था 400 सीट वाला, वो तो बहुत पहले ही नष्ट नाबूद हो गया। यहाँ तक कि बैसाखियों के सहारे ही मोदी जी खड़े। अब मोदी जी की सरकार नहीं है, अब ये एनडीए की सरकार है। इसकी वास्तविकता हमारे मित्र को समझ में आनी चाहिए, और नहीं आती है तो हमारे लिए और अच्छी बात है। इनको कहिए तकिया लगा लें, दोनों कान में तेल डाल के सो जाए। भाई, ये तो देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इनको हम लोग से कोई लड़ाई नहीं है, तो इनको तो अपने संगठन पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अब ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके की तानाशाही रवैया इन्होंने अख्तियार किया हुआ है, वो वर्तमान समय में देश के सभी जनताएं देख रही हैं। और आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने 2024 के अंदर जो हमारे इलेक्शन हुए सांसद के, उस समय उन्होंने कहा कि हम फेयर इलेक्शन कराएंगे। उसका कारण क्या था? योगी और मोदी सरकार के अंदर जो पीछे की टसल है वो सामने आई, और जब उन्होंने फेयर इलेक्शन कराने की बात की और कराई, तो हंस देख लिया कि 43 सीटें हम लोग लेकर के आ गए, जिसमें 37 हमारी आई। माननीय नेताजी के समय में भी इतनी सीटें नहीं आई जितनी सीटें हमने जीत करके इस बार चुनाव में हम लेकर के संसद के अंदर बनी। तो ये तो हकीकत है, अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं चलेगा। मोदी जी स्वयं बनारस की सीट पे 2 बजे तक पीछे चल रहे थे। जब योगी आदित्यनाथ जी बनारस जाते हैं और काउंटिंग पे फिर इन लोगों में आपस में जो जोड़ और साठगांठ होती है, बास गांव की सीट आप देख लीजिए, हारे हुए जो है वो पासवान साहब जीत करके चले आए कि नहीं चले आए। इसी तरीके से आप डुमरियागंज की सीट देख लीजिए, महाराजगंज की सीट, जो भी 3 बजे के बाद का इलेक्शन है वो दूसरे तरीके हुआ, और 3 बजे से पहले जो भी सीटें घोषित हुई वो सब समाजवादी पार्टी और हमारे खाते में चली। जी, मैं बोलूं अब राजेश जी? हाँ, बोलिए। देखिए राजेश जी, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कहीं कहीं ऐसे भी गठबंधन बन जाते हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, जैसे इंडिया गठबंधन। कांग्रेस की आइडियोलॉजी कुछ और थी, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी कुछ और थी, एआईडीएमके की कुछ और थी, लालू प्रसाद की पार्टी की कुछ और थी। तो कहीं का ईंट कहीं का पत्थर कुछ सब लाके जोड़ा, अंत में देखिए क्या स्थिति है।
समाजवादी पार्टी को कांग्रेस नहीं देखना चाहती, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी नहीं देखना चाहती, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नहीं देखना चाहती, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नहीं देखना चाहती। तो ये चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। और जो हमारे मित्र ने कहा कि भारतीय समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर आई उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल राजेश भाई, इतनी सीटें मिल गई कि प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बन गए हैं और गृह मंत्री शिवपाल जी बन गए हैं। वो पंज ना कसें, ये हवा में पंज ना कसें। हकीकत बताओ कि आप 33 सीट पे हो कि नहीं हो, और आपको 4 सीट समाजवादी पार्टी जाता है कि नहीं है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए ना। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी संसद के इलेक्शन में कौन रही है, ये बात की हकीकत को स्वीकार कीजिए। 250 से ऊपर विधानसभाएं हमने जीती है। आप देखिए 250 से ज्यादा विधानसभाएं जो हमने 45 सीटें जीती हैं, उसका प्रभाव दिखाई देगा आपको 30 सीटों का। सुन तो लीजिए, अब आप मानने के लिए ना तैयार हो सकते हैं, कपिल सिब्बल को नहीं कर सकते क्योंकि अंधेरा को हमेशा बहराइश खोजेगा, अंधेरे को हमेशा हरियाली दिखाई देती है। तो आपके अंदर पर हरियाली दिखाई दे रही है, तो उसके लिए कपिल सिब्बल को क्या कर सकती है? जिस व्यक्ति को ये भी ना मालूम हो कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है संसद के इलेक्शन में जो है आप 33 सीट से ज्यादा लेकर के आए, आपको मानना नहीं पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपसे ज्यादा सीटें लेकर के आई और नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है। व्यवहार करना बंद करें। इस बात को तो मानिए भाई, आपके इधर उधर के बात करने से बात नहीं बनती है। और जो 37 सीटें हम जीत के आए हैं, 22 विधानसभा की सीटों को प्रभावित करने वाली सीटें हैं। अगर आपको कान में तेल डाल करके सो जाना है तो सोइए ना, आपका संगठन ही नहीं तैयार है। आप बताइए ना, आपके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपके संगठन की जो है कवायद नहीं कर पाए। आप अभी तक उत्तर प्रदेश में संगठन को संगठित नहीं कर पाए। आप अभी हरियाणा में नहीं कर पाए, आप राजस्थान में नहीं कर पाए, आप मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए। इसी वजह से तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टालते जा रहे हैं। आखिर जो पहले दिन का चुनाव चला, बोलिए, आप दो लोग हैं, काउंटर कर सकते हैं एक दूसरे को, दो ही लोग हैं आप। बोलिए मित्र। इलेक्शन के मोड में रहती है, वो अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रही। पार्टी को विचारण करना चाहिए। ये शाखा आप मुझे बताइए ना कि आप जिन जगहों पर आपके मुख्यमंत्री हैं उन जगहों पे आप जिलाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए, आप अपने संगठन का पुनर्संगठन नहीं कर पाए, इसलिए आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपको सम्मान कर रहा हूँ, आप बड़े हैं, आपने बोला था, मैंने सुना था। मुझे छोटे का सम्मान नहीं है, मेरे तर्कों का जवाब दीजिए। क्या आपने उत्तर प्रदेश में अपनी कमेटी का रिव्यू कर लिया? अवसर मिला था बोलने का, आपने पूरी बात बोली, आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा था। अरे मिश्रा जी, केवल हमको इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आपने अपने संगठन का रिव्यू कर लिया? अगर रिव्यू कर दिया तो मुझे बता दीजिए। हाँ, कर लिया। तारीफ नहीं करेंगे ना कि मैं क्या बोलूंगा, मुझे जो बोलना है वो मैं नहीं, बोलने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, आप कुछ भी बोलिए। मैं सिर्फ बात पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपके संगठन का पुनर्संगठन का आपने कर लिया। ठीक है कपिल जी, हाँ, जो आपने कहा उसका जवाब ले लेते हैं। हाँ, ठीक है कपिल श्रीवास्तव, जो आपने बिंदु छुए उसका जवाब ले लेते हैं। रत्नेश मिश्रा, हाँ बोलिए रत्नेश जी। देखिए, मेरा निवेदन है कि मैंने इनको बड़ी शांति से सुना था, ये मेरे बीच में कूदे, अब बीच में मत कूदिएगा। क्या बोलना ये मैं निर्धारित करूंगा। आपके सवाल आ गए हैं, कोई और सवाल बचाओ तो पूछिए। मुद्दे पे आइए। हाँ बोलिए। इतना हमें आप बता दीजिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इसलिए चल रहा है क्योंकि 8 बड़े राज्यों में जहां पे आपके मुख्यमंत्री हैं, कपिल भाई, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, अभी 27 और 24 की बात कर लेते हैं। कमेटी नहीं बनी है। ठीक है, अभी 27 की बात आ गया। अब मैं जवाब ले लूं, आप कह दीजिए बीच में मत कूदिए। हाँ, ये समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ बैठकर कहते हैं 2024 में इतनी सीटें ले आए, इतनी सीटें ले आए। भैया, आपको नेता प्रतिपक्ष का भी पद नहीं मिला। हाँ, हो सकता है कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, शिवपाल जी गृह मंत्री बन गए हैं, राम गोपाल जी रक्षा मंत्री बन गए हैं, अक्षय यादव वित्त मंत्री जाएंगे। 2 सीट वाले कम से कम हम तो नहीं है। आप 2 सीट लेकर के बन गए तो हमारी तो 37 सीटें हैं। हमारा गुंडे वाली प्रवृत्ति क्यों दिखाते हैं आप? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। जैसा तंज कस रहे उससे मैं पूछ रहा हूँ, अगर बन गए होते तो आप ये बात कह पाते? मैं ये कह रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपसे बड़ी पार्टी है कि नहीं है? राजेश जी, मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगा भाई,
मैं ऐसे नहीं आप बोलता। 2 ही लोग हैं, 10 लोग नहीं हैं। अगर एक दूसरे को काउंटर नहीं कर पा रहे तो फिर इसमें मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा। समय बेकार कर रहे हो। मैं मेरे प्रश्नों इनको का सुनता उत्तर नहीं दे रहे हो। हूँ। मैं बता जैसे दो, उत्तर प्रदेश में आपके सांसद ज्यादा है या हमारे सांसद ज्यादा है? समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी वाली जो प्रवृत्ति है, लोगों को डरा कर धमकाकर वो मत दिखाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेशे का एडवोकेट हमारा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष गायक परिवार से हूँ मिश्रा जी, आप भी गुंडे नहीं हो और मैं भी गुंडा नहीं। राष्ट्रीय आपके अध्यक्ष पास की तर्क नहीं है, पार्टी आप ने जवाब नहीं दे परिवार पा को रहे हैं। छोड़कर कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग दल से बने, कोई अलग आप बना। जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अरे भाई सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बीच में इतना मत कूदिए। इतना कूदेंगे तो प्रदेश की जनता कहेगी सत्ता में नहीं है तो इतना हो हल्ला मचा रहा है, सत्ता में आएगा तब तो जीने नहीं देगा। ठीक है, आप सुन लीजिए। अरे भाई आप काहे घबरा गए हैं? हम तो खाली प्रश्न सुन लो आपसे भैया, उत्तर नहीं दे रहे हैं आप। सुन लो। आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लो। थोड़ा सा सुनने का धैर्य बोलिए रखिए। रत्नेश, जल्दी से। प्रदेश की जनता देख रही है, सुनेंगे तो ही सत्ता मिलेगी, सुनाएंगे तो सत्ता नहीं मिलेगी। जनता सुनने वाले को सत्ता देती है, सुनाने वाले को नहीं। ये बात तो आपको अपने ऊपर लागू करनी चाहिए कि मोदी जी खाली मन की बात करते हैं, किसी की मन की नहीं सुनते। मैंने आपके बीच में एक बार भी इंटरप्ट किया? आप ही कर रहे हैं, तो ये तो पता चल रहा है ना। आप देखिए, इन्होंने फिर कहा कि 27 में 24 में इतनी सीटें आ गई कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री आप बन गए। 3 बार ये बोल चुके हैं रत्नेश, आप 3 बार ये बोल चुके हैं। आप वही गृह मंत्री, प्रधानमंत्री हवा में बात कर रहे हैं आप। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, 10 सेकंड आखिरी। राजेश भाई, मंत्रिमंडल कुछ अरे ऐसा भाई, ही होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तीसरा बिंदु। अरे भाई जवाब सुन लो। मैं इस प्रकार की डॉग बाइट नहीं कर पाऊंगा। मैं समाजवादी गुंडे वाली बाइट तो आप मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे रत्नेश, आप इधर उधर फिर। चलिए, मैं रोक रहा हूँ। कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी संसदीय इलेक्शन में ठीक है रत्नेश, इसका जवाब 10 सेकंड आखिरी, मुझे वाइंड अप करना है। आप इनको बोल दीजिए, जवाब सुन ले प्लीज। हाँ बोलिए जल्दी से। प्लीज, आप इंटरप्शन नहीं। मैं एक एक बात का, आपने पिछला सवाल पूछा था उसी से स्टार्ट करूंगा, मैं भागूंगा नहीं, सारे जवाब दूंगा। सुनिएगा, इन्होंने कहा कि 24 में इतने सीटें आ गई कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन गए, शिवपाल जी गृह मंत्री बन गए। हमने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी संसदीय इलेक्शन में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बना। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे मुंह में क्या रख रहे हो आप अपनी बात करो ना। मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। चलिए, मैं रोक रहा हूँ, वक्त इतना ही था। और प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता दी है, तब हम सत्ता चला रहे हैं। ठीक है, जनता ने बिल्कुल आपको चुना है, लेकिन अभी 27 की हम बात कर रहे थे और उसमें क्या चुनौतियां हो सकती हैं, इस पे भी बात कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन चूंकि कांग्रेस भी अब समाजवादी पार्टी के रास्ते पे चलने की तैयारी कर रही है, क्या वो सपा के लिए थोड़ा खतरे की घंटी है या फिर बीजेपी के लिए चुनौती और बढ़ सकती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।